लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग देखे थे साइंस क्या होता है ना। केमिस्ट्री क्या डिफिनेशन देखे थे, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री वर्ड कहां से आया ये देखे थे। उसके बाद हम लोग आए थे सिलेबस पे, सिलेबस देख चुके थे कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैटर्स देखे थे, मैटर क्या होता है उसका प्रॉपर्टी देखे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग 5 स्टेट्स देखे थे, कौन कौन याद है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, याद है कि नहीं को कि बीईसी के लिए नोबेल प्राइज है जो सॉरी हाँ, बीईसी के लिए नोबेल प्राइज है जो कब मिला था, कब मिला था, किन्हें मिला था याद है? 1995 में डिस्कवरी हुआ था और मिला कब था? 2001 में। किसे किसे मिला था याद है? अब बोलेगा 2 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे, नाम क्या था भाई? अल्बर्ट आइंस्टाइन और है जो ये सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए थे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्शन किए थे, डिस्कवरी तो कोई किया था ना। कौन किया था? कॉर्नेल, वीमेन और वॉल्फगैंग के बारे में बताए थे, 3 साइंटिस्ट के बारे में। कॉर्नेल और वीमेन जो है वो रूबिडियम जो एलिमेंट होता है उससे है जो बीईसी का खोज किया था, और वॉल्फगैंग जो है वो सोडियम एटम से है जो बीईसी का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो हम लोग देखे थे इन सब के बारे में। इसके बाद क्या देखे थे? इंटर कन्वर्सन इन स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग देख लिए थे। इंटर कन्वर्शन इन स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम लोग देखे थे क्या याद है? इंटर कन्वर्सन इन स्टेट्स ऑफ मैटर में कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, ये सब हम लोग देखे थे, है ना। और हम लोग देखे थे कि इवेपोरेशन का क्या क्या फैक्टर होता है, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या क्या अंतर होता है, ये सब देखे थे। चलो, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी मैटर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड कहते, प्योर सब्सटेंस को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के रूप में। याद करो, फिर से एक बार बता रहे हैं कि जब मैटर था, मैटर को हम लोग 2 तरह से डिवाइड करते थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी के बारे में है जो हम लोग पढ़े थे। अब अगर आपसे कभी भी पूछे डायरेक्टली कि 4th स्टेट ऑफ मैटर, तो क्या बताओगे? प्लाज्मा। 5th स्टेट बीसी, याद रहेगा, ठीक है। विलियम क्रुक्स किनसे रिलेटेड है? विलियम क्रुक्स किनसे रिलेटेड है, प्लाज्मा से कि बीसी से? प्लाज्मा का डिस्कवरी कौन किए थे? विलियम क्रुक्स। और प्लाज्मा वर्ड को कॉइन कौन किया था? इरविन लैंगमुइर, बताए थे ना। चलो, 1879 में विलियम क्रुक्स जो थे वो प्लाज्मा का डिस्कवरी किए थे, और 1928 में इरविन लैंगमुइर जो है प्लाज्मा वर्ड को कॉइन किए थे। प्लाज्मा शब्द पूछेगा कि प्लाज्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो इरविन लैंगमुइर। लेकिन अगर पूछेगा कि प्लाज्मा का खोज किसने किया था, तो क्या बताओगे? विलियम क्रुक्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग चेंज भी देख लिए थे उस दिन की, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, देख लिए थे ना। चलो, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को 2 तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग, एलिमेंट और कंपाउंड में। प्योर सब्सटेंस वैसा मैटर होता है जो सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, सेम तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जितना भी एलिमेंट और कंपाउंड होगा उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा सब सिमिलर होगा। कितना एलिमेंट है अभी हमारे नेचर में? हमारे नेचर में कितना एलिमेंट है? 118। सबसे लास्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट कौन है? सबसे लास्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट कौन है? अनुसेप्टियम का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? अनुसेप्टियम जो है वो सबसे लास्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट है।
याद रखना आप, ठीक है। अगर पूछेगा कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट रहता है तो क्या बताओगे? कौन रहता है? कार्बन। कार्बन को बताया था कि कार्बन ओमनी प्रेजेंट एलिमेंट है जो सभी लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है। हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो रहता है बाई मास वो रहता है ऑक्सीजन का, लगभग 65% के बराबर, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पूछे कि कौन सा एलिमेंट आपके है जो बॉडी में रहता है तो वो बताओगे ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मेटल पूछे कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा तुम्हारे बॉडी में रहता है तो वो क्या होगा? तब बताओगे कैल्शियम। क्या बताओगे? कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस का जितना भी बोन्स वगैरह बना हुआ रहता है सारा है, तो कैल्शियम जितना भी बोन होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। तो एलिमेंट पूछे तो ऑक्सीजन बोलना, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। अगर मेटल में पूछ दे कि कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में रहता है तो क्या बताओगे? कैल्शियम बताओगे। पूछेगा कि सबसे कम कौन सा एलिमेंट रहता है हमारे कौन सा मेटल रहता है हमारे बॉडी में, या एलिमेंट बोले या मेटल बोले सबसे कम, तो मैग्नीज बोलोगे। क्या बोलोगे? मैग्नीज। तीनों याद रखना। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमारे बॉडी में कौन रहता है? ऑक्सीजन। सबसे कम कौन रहता है? मैग्नीज। सबसे ज्यादा मेटल कौन सा प्रेजेंट रहता है? तो कैल्शियम। याद रहेगा। तो जितना अगर मान लो कि दुनिया एलिमेंट 118 एलिमेंट है हमारे नेचर में, अभी नॉन एलिमेंट्स का नंबर कितना है? 118, ठीक है। तो मान लो कि अगर लोहा है, ठीक है, आयरन है, तो आयरन का सब पार्टिकल्स जो होगा, टोटल पार्टिकल्स जो होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, एटम्स होगा, वो सिमिलर होगा कि डिसिमिलर होगा? ये बताइए हमें। सेम होगा कि अलग अलग प्रॉपर्टी को कैरी करेगा? सेम होगा ना, होगा ना सेम। इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? कि वैसा मैटर जो एक ही तरह के एटम से जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। दैट टाइप ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट इज दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। क्लियर है? while the compound is that type of pure substance which is made up of same type of molecules. क्लियर है? कोई दिक्कत? उसके बाद ये थोड़ा सा हम सिर्फ बता दे रहे हैं, अभी जान लो। अभी हम आगे चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रो, सिर्फ नाम जान लो क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। चलो ये पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और जान लो थोड़ा सा। लास्ट टॉपिक चला था इंटर कन्वर्सन इन स्टेट्स ऑफ मैटर, चला था ना। उसमें एक पॉइंट देख लो, याद रखो। लैटेंट हीट के बारे में कभी आपसे पूछा जाए, लैटेंट हीट क्या होता है, तो जानते हो क्या होता है लैटेंट हीट? सुने हो? चलो एक आदमी और कोई ऐसे है जो नहीं सुने लैटेंट हीट क्या होता है, गुप्त उष्मा क्या होता है? सुने हो? विशिष्ट उष्मा या गुप्त उष्मा, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट उष्मा या गुप्त उष्मा। लैटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, ये बताओ। ठीक है, हो सकता है जानते होगे, पढ़े होगे, लेकिन याद नहीं है, तो सुन लो। कभी एक बीकर लो, चाय बनाते हो ना जी, चाय का तो सब कोई शौकीन है आजकल सिवाय मेरे, ठीक है। शौक से मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है तो पी लेते हैं, पैसा देकर के चाय कभी नहीं पीते हैं। चलो देखो, मान लो कि पानी को है जो बॉईल कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। शुरू में पानी रूम टेम्परेचर पे, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है वाटर का, ठीक है। जब गैस को जला दिए, हीट मिलना स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे पानी क्या होगा? गर्म होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर उसका राइज होगा। 20 से क्या होगा? 22 पहुंचेगा, 25 पहुंचेगा, 28 पहुंचेगा, 30 पहुंचेगा, 35 पहुंचेगा, 40 पहुंचेगा, 60 पहुंचेगा, 80, 80 पहुंचेगा, 100 पहुंचेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। इवेपोरेशन तो हमेशा होगा बाबू। इवेपोरेशन तो शुरू में हीट मिलना स्टार्ट होगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। फिर कभी कंफ्यूज नहीं करना। अब इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन जान चुके हो तो दोनों वर्ड को सही जगह पे यूज करो आप लोग, ठीक है। और जो चीज सीख लिए हो ना, जो चीज सीख लिए हो उसको डेली लाइफ में यूज करो तो याद आएगा। कोई अगर डेली तुम सिर्फ देखोगे ना, हर दिन हर जगह से तुमको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि किताब पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हर दिन तुम अगर चाहोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन कभी सोचते ही नहीं हो आप लोग, ठीक है, खास करके साइंस के क्षेत्र में। चलिए, पानी को गर्म करना स्टार्ट किए, धीरे धीरे 20 डिग्री सेल्सियस से पानी का जो टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस जब पानी का टेम्परेचर पहुंच जाएगा, उसके बाद भी हम कभी कभी सुने हो मम्मी को, जैसे कुकर पे खाना बना रही हैं और सीटी दे दिया तो सभी लोग बोलते जाओ ना गैस कम कर दो, मतलब आंच कम कर दो। होता है ऐसा कि नहीं होता है? या फिर है तो जब खाना उबलने लगता है, सब्जी वगैरह बना रही है, उबलने लगा तो उसके बाद गैस का आंच हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं ना। क्यों क्यों? उसका आंसर यहीं से मिलेगा। पानी का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा उसके बाद फिर पानी का टेम्परेचर राइज नहीं होता है। उसके बाद फिर कितना भी चेक करो 100 का 100 ही डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि हम लोग नीचे से हीट तो दे रहे हैं, तो वो हीट कहां जा रहा है भाई? वही, हाँ हम लोग जानते हैं इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, वेपोराइजेशन क्या है, फास्ट प्रोसेस है। तो जब हम लोग हीट देते हैं बाबू, तो वो जब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बनने का जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वेपराइजेशन होता है वहां पे, होता है वाष्पीकरण होती है वहां पे, होता है ना। तो जो भी हीट दे रहे हैं हम लोग, वो हीट है जो, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, जो भी हीट दे रहे हैं वो हीट का यूज होते जा रहा है इस लिक्विड सब्सटेंस को किसमें चेंज करने में, गैस में चेंज करने में। तो यानी जो भी हीट दे रहे हैं वो छिप जा रहा है ना, इसीलिए इसको हिंदी में छिपी हुई उष्मा या गुप्त उष्मा बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में रहे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड, और नीचे में 3-4 ऑप्शन दे दे, लैटेंट हीट, दूसरा ऑप्शन दे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तीसरा ऑप्शन दे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, चौथा ऑप्शन दे दे नॉन ऑफ दीज या मोर देन वन, ऐसा कुछ ऑप्शन दे दे, तो क्या मारोगे? लैटेंट हीट का डिफिनेशन पहले सुनो। लैटेंट हीट किसी भी एक सब्सटेंस को, वन सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है और किसी खास फिक्स्ड टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर क्या होगा, या तो बॉइलिंग पॉइंट होगा या फ्रीजिंग पॉइंट होगा। दोनों के लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो जब एक सब्सटेंस को किसी सब्सटेंस के कोई सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है किसी खास टेम्परेचर पे, उस हीट को लैटेंट हीट बोलते हैं, छिपी हुई इसमें। लैटेंट हीट दो तरह का, एक होता है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, होगा कि नहीं होगा? अभी जो एग्जांपल दे रहे थे, पानी को बॉयल किए उसके बाद भी हीट देते रह गए, तो वो जो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, नहीं ना बढ़ता है, तो वो हो गया लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हो गया ना। यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में जो लैटेंट हीट का यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। अब एक और जानो, बर्फ है, बर्फ लो, आइस, आइस का एक टुकड़ा लो, आइस कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है भाई? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आइस का एक टुकड़ा लो, फ्रिज से निकालो, डिफ्रीजर से, और उसको रूम टेम्परेचर पर रख दो 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, बर्फ पिघलना स्टार्ट। अब देखो, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल गया, तो बर्फ का टेम्परेचर राइज होना चाहिए, लेकिन बर्फ का टेम्परेचर 0 का 0 ही रहता है। क्यों भाई? जो भी हीट उसको मिल रहा है उस हीट का यूज कहां जा रहा है, उस हीट का कहां यूज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में, तो वो लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत?
लैटेंट हीट समझ गए। अभी लास्ट में हम आपको कुछ जो क्वेश्चंस बताएंगे जो एई में आया हुआ है, ठीक है ना, आया हुआ है ना। तो इसमें जाने से पहले एक चीज और देख लो आप, एक बहुत पूछता है आपसे ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस क्या होता है, क्या होता है, जल्दी जल्दी, एक भी नहीं बताओगे, चलो कोई बात नहीं। ड्राई आइस वेन सुन लो, when carbon dioxide is cooled at minus 78.5 degrees Celsius, then it converts into solid state. This solid state of CO2 is known as dry ice. शुष्क बर्फ, अगर आपसे पूछा जाए कि शुष्क बर्फ क्या होता है, सूखी हुई बर्फ किसे कहते हैं, या ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो याद रखना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को -78.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है तो ये गैसियस स्टेट से किसमें कन्वर्ट कर जाता है, सॉलिड स्टेट में। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। बिहार में जो एग्जाम होता है ना बाबू जीएस का, उसमें कुछ हर चैप्टर से कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मींस जो क्वेश्चन सेटर होता है उनका फेवरेट टॉपिक होता है। तो जैसे आपका जो मैटर पढ़ा रहे तो उसमें अलवाय आएगा, फेवरेट टॉपिक है उसका। इवेपोरेशन, ये सब्लिमेशन फेवरेट टॉपिक है। ड्राई आइस, ये सब कुछ जो टर्म आ रहा है ना, ये सब है जो इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझे। चलिए, इस ड्राई आइस का यूज कहां होता है, कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज का नाम सुने हो, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, आलू को सिर्फ पहले जानते हो बचपन में हम लोग क्या समझते थे, गोभी। आजकल देखो, आज पहले हम लोग जब बच्चा थे, ठीक है, तो गोभी हम लोग केवल है जो ठंड के दिनों में ही खाते थे, है ना। 1 जनवरी जब होता था ना तो लोग नॉनवेज नहीं बनाते थे, जो नॉनवेज खाते हैं वो गोभी मटर आलू ये सब का सब्जी बनाते थे, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज का है जो ट्रेडिशन बढ़ा, तो मेरे दिमाग में यही आता था कि जानते हो सब्जी उगता होगा और उसको है जो कोल्ड स्टोरेज में रख देता होगा, तो फिर उसको बाद में बेचता होगा 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इतना दिन कोल्ड स्टोरेज में पॉसिबल नहीं है रखना। कोल्ड स्टोरेज में ड्राई आइस का यूज होता है किसी भी ये जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसको फ्रिज रखने में, डीप फ्रीज करने में, मतलब ठंडा रखने में, ठीक है। पूछेगा ड्राई आइस का यूज कहां, तो कोल्ड स्टोरेज में आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए, एक चीज और देखो आप, हमेशा एक पूछता है टेम्परेचर से रिलेटेड, ये भी एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो क्वेश्चन ही है, समझो। टेम्परेचर से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता है। हाल में आपसे पूछा है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 2024 में जो एई का एग्जाम हुआ था, शायद 24 में हुआ है या 2016 में, कितना पूछा है, लेकिन जरूर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपसे पूछता है कि बताओ डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो रहेगा और फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए बोलेगा, या सेल्सियस में दिया हो रहेगा केल्विन में चेंज करने के लिए बोलेगा, ठीक है, समझे। तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, C/100 इक्वल टू F-32/180, जहां पे C का मतलब सेल्सियस है, F का मतलब क्या है, फ़ारेनहाइट है। तो अब ये इक्वेशन मिल गया, तो अब कोई भी सेल्सियस में दिया हो रहेगा तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर दोगे, या फ़ारेनहाइट में दिया हो रहेगा तो किस में चेंज कर दोगे, सेल्सियस में चेंज कर दोगे ना, ठीक है। एक और ये भी तो हो सकता है कि सेल्सियस से केल्विन में पूछे या केल्विन से सेल्सियस में पूछे, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन, 273, ऐसे 273 से काम चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट देखो तो 273.15, कहीं कहीं पे 273.16 भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो जब भी सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, मान लो कि 200 डिग्री सेल्सियस है और पूछेंगे ये इक्वल है कितना केल्विन के बराबर, तो इसमें 200 में क्या ऐड कर दोगे, 273.15 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, आंसर आ जाएगा 473.15 केल्विन। अगर पूछेगा 100 डिग्री सेल्सियस
इक्वल टू कितना केल्विन, तो 100 में 273.15 ऐड कर दो यानी 373.15 केल्विन। अगर ऐसे पूछ दे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताओ और दिया हुआ रहेगा किस में, ऑप्शन में किस में, सेल्सियस में नहीं दिया हुआ रहेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 ना देकर के क्या दिया हुआ रहेगा, सेल्सियस ना देकर के केल्विन दिया हुआ रहेगा, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 100 प्लस 273.15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 373.15। क्लियर है, कोई इशू, समझ में आया? तो ये कन्वर्शन इन स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे, उसी तरह कन्वर्शन इन टेम्परेचर भी कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ रहता है, कभी कभी क्या हमेशा अक्सर दिया हुआ रहता है, ठीक है, समझे? देखो जीएस में जो केमिस्ट्री पढ़ना है या जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं मांगता है, वो नॉर्मल जीएस का मतलब जनरल स्टडी जो सबको पता है, 9th-10th का बच्चा को, 11th-12th का बच्चा को भी पता है, आप लोगों को भी पता होगा, जो सिपाही का तैयारी कर रहा है उसको भी पता हो, जो यूपीएससी मेंस का तैयारी कर रहा है, जो ऑफिसर्स वाला उसको भी पता हो, सबको, जो दरोगा का तैयारी कर रहा है उसको भी पता है, जो कॉमन क्लरिकल एग्जाम देता है उसको भी जो पता होना चाहिए। जनरल स्टडीज का मतलब यही होता है। तो कभी भी साइंस का क्वेश्चन है जो हार्ड नहीं पूछेगा आपसे जीएस में, ठीक है। हाँ, हार्ड इजी क्वेश्चन भी हार्ड कब लगेगा, जब आप उसके बारे में ना सुने हो, तो जैसे पूछ दे आपसे कि फैशन की नगरी किसे कहते हैं, सिटी ऑफ फैशन किसे कहा जाता है, बॉम्बे। फैशन की नगरी किसे कहते हैं, चैनल भी आता है वो फैशन चैनल्स, देखियो, फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है, फ्रांस का कैपिटल। अब देखो तुम, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं है, तो जीएस में यही होता है भाई, पता रहेगा तो इजी है, नहीं पता रहेगा तो वो हार्ड है ना। ये समझ में आ गया। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर लोगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में रहेगा तो चेंज कर लोगे कैसे, इस फॉर्मूला के थ्रू। सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा तो कर लोगे। अच्छा, केल्विन से सेल्सियस में करना है तो मान लो कि है जो अगर दिया हो रहेगा 573.15 केल्विन है और इसे चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे 573.15 में से 273.15 को माइनस कर दोगे, सिंपल इजी है, ठीक है। चलिए यहां से तीन चीज सीखे। ड्राई आइस क्या होता है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में, और उसके पहले लैटेंट हीट के बारे में देख लिए। लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, क्लियर है। चलिए अब टॉपिक पे आ रहे हैं नेक्स्ट। देखो अब ध्यान से, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस होता है क्या, नाम से ही पता चल रहा है इम्प्योर, ठीक है ना। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला दो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन इन एनी रेशियो, कंबाइन इन एनी इंडिफिनिट रेशियो विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। जब बिना किसी केमिकल, ध्यान से याद हो जाना चाहिए भाई, यहाँ पे क्लास में जो हो यहीं पे याद होना चाहिए, घर पे पलटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बार तो रिकैप हम कर ही देते हैं आते हैं तो फिर वैसे भी रिवीजन हो जाएगा तुम लोग को। दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो पढ़ लो, ये जीएस वाला है जो हम पे छोड़ दो, ठीक है। क्लास अगर कर रहे हो तो ध्यान से कर रहे हो तो ठीक है, यहीं पे सारा याद हो जाएगा। फैक्ट्स अगर थोड़ा बहुत, जैसे कोई फैक्चुअल चीज, अब ड्राई आइस कितना पे बनता है, ये है जो लिखने का है तो लिख लो -78.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जो फैक्चुअल चीज जो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा, तो वो लिख सकते हो, कंसेप्चुअल चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इम्प्योर सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, मिक्सचर खाए हो, मिक्सचर खाते हो, तो मिक्सचर जब बनता है तो क्या क्या मिक्सचर में क्या रहता है, बादाम रहता है, मूंग रहता है, दाल रहता है, ये सब रहता है। तो क्या उसमें कुछ है जो फिक्स रेशियो रहता है कि इतना मूंग लेना है, 4 दाना हमको बादाम लेना है, और इतना हमको दाल लेना है, इतना सेब लेना है, ये रेशियो में लेना है, तब है जो मिक्सचर बनेगा। ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, अंदाज से लेता है, मिलाता है और ऐसे मिला दिया, हो गया ना।
देखो निकालो। तो मिक्सचर बनने के लिए एक प्रॉपर्टी हो गया कि मिक्सचर विदाउट केमिकल रिएक्शन बनता है, केमिकल रिएक्शन जरूरी नहीं है भाई, ठीक है, क्लियर है। और फिक्स रेशियो होना चाहिए सब्सटेंसेस का, या कोई भी रेशियो में मिक्सचर बन जाएगा, कोई भी रेशियो में विदाउट एनी फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो और केमिकल रिएक्शन किसके बनने के लिए जरूरी है ये बताओ। हाँ गुड, किसके बनने के लिए? कंपाउंड। कंपाउंड का डिफिनेशन क्या होता है कि व्हेन टू और मोर substances combine in a fixed ratio after any chemical reaction, then it form a new type of substance that is known as compound, है ना। और मिक्सचर जस्ट ऑपोजिट हो गया मिक्सचर का, कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला दो और वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो जो बनेगा वो क्या होगा? मिक्सचर होगा। चावल और पानी, सॉरी चावल और पानी, चीनी और पानी कर दो, चीनी और पानी क्या है? मिक्सचर है कि नहीं है? चावल में कंकर डाला रहता है, मिक्सचर है कि नहीं? देखियो मिस्टर इंडिया, दाल में कंकर, याद है मिस्टर इंडिया मूवी, अनिल कपूर वाला वाला बजरंगबली। चलो तो मिक्सचर समझ गए। मिक्सचर दो तरह का होता है बाबू, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, ध्यान से देखना, यहां से समझते जाओ। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर हिंदी देखोगे तो यही से पता चलेगा। अच्छा एक बात और जीएस में आपको बता रहे हैं, एकदम 1000 रुपए का बात है भाई, ठीक है। कभी कभी तुम अगर इंग्लिश मीडियम के हो ना, क्वेश्चन इंग्लिश में ना समझ में आए तो उसका हिंदी देख लिया करो, और अगर हिंदी मीडियम के हो, जो आप लोग के स्ट्रीम में तो नहीं होते हैं जनरली, अगर हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ना समझ में आए ना तो कभी इंग्लिश देख लिया करो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पकड़ा जाएगा आपका। अगर होमोजीनस ना, ऐसे तो होमो का मतलब होता ही है सिमिलर, होमोजीनस, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता ही है। नहीं अगर मान लो कि इंग्लिश में लग रहा है डिफिकल्ट वर्ड होमोजीनस मिक्सचर, हम नहीं जानते कि होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, तो हिंदी में दिया हो रहेगा समांग मिश्रण। सम मतलब क्या होता है? समांग दो वर्ड से बना है, सम जोड़ अंग, अंग मतलब पार्ट, सम मतलब इक्वल, सेम, बराबर, ठीक है। तो वैसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली मिला हुआ रहता है, यानी जिसका हर एक पार्ट सिमिलर हो, क्या हो? हर एक पार्ट सिमिलर हो, वो क्या कहलाएगा? होमोजेनस मिक्सचर। जैसे मान लो कि एक गिलास पानी लो और एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिला दो, अच्छी तरह से डिसॉल्व करवा दो, ठीक है। अब ऊपर से है जो 1 चम्मच पानी है जो लेकर के, मतलब वो शरबत बन गया ना भाई, चीनी और पानी हो गया। अब ऊपर से 1 चम्मच लेकर पियो, और नीचे से एक सुई से कहीं से है जो क्या करो कि आप नॉब हो खोलने वाला कुछ भी हो, नीचे का है जो 1 चम्मच पानी लेंगे, मिठास क्या अलग अलग होगा? मिठास अलग अलग होगा, ऊपर वाले जो मिक्सचर बनेगा उसका मिठास अलग होगा, नीचे वाले का मिठास अलग होगा, ऐसा नहीं ना होगा? हाँ ऐसा होगा तब जब पूरी तरह से डिजॉल्व ना किया हो, तब चीनी नीचे बैठा हो तब। लेकिन अगर फुल्ली डिजॉल्व हो गया तो फिर जो मिठास अलग अलग नहीं हो सकता है। यही होता है होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर वैसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिले हुए रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स कैसे मिले रहते हैं? यूनिफॉर्मली मिले रहते हैं, यानी कॉम्पोजिशन क्या होता है? हर जगह सिमिलर होता है, क्लियर है। चलो हेट्रो में आओ, यानी इसको और भी तरह से बोल सकते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर क्या वैसा मिक्सचर होता है जिसमें सेपरेशन लेवल बिटवीन द पार्टिकल्स नहीं होता, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर, हाँ दैट टाइप ऑफ मिक्सचर विच हैज नो एनी सेपरेशन लेवल, जैसे, और जिसमें सेपरेशन लेवल होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे बालू और पानी को मिला दो, तो बालू कहां पे है, पानी कहां पे है, पता चलता है कि नहीं चलता है? कितना भी मिला दो। तेल और पानी को मिला दो, तेल सबसे अच्छा एग्जांपल, तेल और पानी को जब है जो मिलाओगे तो तेल क्या होगा? ऊपर आएगा। क्यों भाई? तेल ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है, क्यों? तेल हल्का होता है। तेल हल्का क्यों होता है? तेल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के कंपेयर में कम होता है। हल्का नहीं, डेंसिटी की बात बोलेंगे तो कम,
हाँ, ऑयल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो हल्का होगा, वो ऊपर होगा। तो तेल और पानी का जो मिक्सचर, तेल और पानी को मिलाओ तो मिक्सचर तो बनेगा ही भाई, है ना। लेकिन वो कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। क्यों हेट्रोजीनस मिक्सचर है, हाँ, क्योंकि सेपरेशन लेवल दिखाई दे रहा है ना, यूनिफॉर्मली मिला हुआ नहीं ना है। चावल और कंकर का मिश्रण होमोजीनस होगा कि हेट्रोजीनस होगा, हेट्रोजीनस होगा, होगा ना। ठीक है, नमक और पानी का है जो मिक्सचर, क्या होगा, क्या होगा, नमक और पानी का मिक्सचर होमोजीनस, क्योंकि सेपरेशन लेवल नहीं दिखाई देता। ठीक है, होमोजीनस हेट्रोजीनस समझ गए आप लोग, पक्का। चलो अब इसमें दो तीन चीज जान, दो चीज, सॉल्यूट जान लो, सॉल्यूट क्या होता है। तो अच्छा, पहले सॉल्यूट के पहले सॉल्यूशन जान लो। होमोजीनस मिक्सचर ही को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल, होमोजीनस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है या सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है या सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। सॉल्यूशन क्यों, होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन भाई, सिंपल नॉर्मली। तो आप देखिए हो, अलॉय जो होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है कि कंपाउंड होता है, ये बताओ तो। अलॉय समझते हो, मिश्र धातु, कॉमन एक है जो अलॉय का नाम बताओ जिसका डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, बिना उसके काम नहीं चलता हम लोग के लाइफ में, जल्दी। चम्मच, ठीक तो बोला, हाँ। स्टील, खाते हो खाना लोहे के बर्तन में, थाली में, है ना। तो थाली किस चीज का बना होता है, स्टील का, स्टेनलेस स्टील का। स्टील में क्या रहता है, स्टील है क्या, अलॉय है। किस किस से बना रहता है, आयरन से, निकेल से, क्रोमियम से, और उसमें हार्डनेस लाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, कार्बन डालते हैं। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो बहुत कम परसेंटेज होता है, 0.5% से 1.75% के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होता है कार्बन, 0.75% ऐसे होता है। ठीक है, कार्बन स्ट्रेंथ लाने के लिए होता है, समझे। तो अलॉय जो है, देखो अलॉय के लिए कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को एक रेशियो में होना चाहिए, एक खास रेशियो में होता है, क्यों, ठीक है ना। जैसे ब्रास, पीतल, है ना। अब देखोगे, देखो यहाँ पे ब्रास, कॉपर और ब्रास, पीतल, पीतल का लोटा देखे हो ना, ब्रास, कॉपर और जिंक का बना हुआ रहता है ना। कॉपर कितना परसेंट होता है, 70%, 30% क्या होता है, जिंक होता है। अब देखो ब्रास को देखने पे कभी लगता है कि वो कॉपर कहाँ पे, जिंक कहाँ पे, पता चलता है। यानी कैसा मिक्सचर है वो, होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है, होमोजीनस मिक्सचर है। और होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते थे, सॉल्यूशन। और ये कौन सा स्टेट में रहता है, सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड में भी है जो सॉल्यूशन रह सकता है। कांस्य पदक मिलता है ना, स्वर्ण पदक, रजत पदक, और एक ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, है ना। किससे बना हो रहा है, ऐसे भी देखो शादी ब्याह होगा तुम लोग का, तो तुम लोग जो लड़की वालों से हमेशा लड़के वाले लड़की वाले से मांगते हैं, या लड़की वाले जो शौक से लड़के वाले को देते हैं, कांसा का सेट, उसका कोई यूज नहीं करता है, पड़ा हुआ रह जाता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, पता है ना। तो कांसा किस चीज का बना हुआ रहता है, कॉपर का, और क्या है, क्या, अरे यार, तीन, है ना। 90% और 10%, 90% क्या रहता है, कॉपर रहता है, और 10% क्या रहता है, टीन रहता है। तो यही सब मेरा क्या है, अलॉय है। अलॉय आपसे पूछेगा कि अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ, या इसमें से कोई भी एक दे देगा और बोलेगा इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्या तो बोलोगे, होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर है, चलो। और देखो रोल्ड गोल्ड का नाम, देखो ये कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, जो अलॉय का नाम सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कभी भी, किसी जीवन में इतना एग्जाम दोगे जहां जीएस है,
वहां कभी ना कभी तुमको एक क्वेश्चन इससे देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर का तो नाम जर्मन सिल्वर है, रोल्ड गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड का तो नाम सुने हो, नकली मतलब सस्ता आभूषण बनाने में इसका यूज होता है। गन मेटल तोप वगैरह बनाने में, ठीक है। सोल्डर समझते हो, सोल्डर, सोल्डर देखे हो तुम लोग, कभी टीवी बनाने वाले घर पे आए हैं या कोई भी इलेक्ट्रीशियन वगैरह, वो देखना एक सिल्वर कलर का है जो वायर एकदम पतला सा तार लेके चलते हैं ना, वो क्या होता है, सोल्डर, ठीक है ना। इसको हिंदी में कभी कभी टाका भी बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, टाका। हाँ हाँ, सर्किट वगैरह को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो सोल्डर किसका बना हुआ रहता है, टीन का और लेड का। ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार, एक मतलब दसों हजार बार है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम में आया है, 10,000 भी कम होगा। ड्यूरेलुमिन, ये भी बर्तन वगैरह बनाने में यूज होता है। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। एरोप्लेन का पार्ट बनाने में भी ड्यूरेलुमिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है, ठीक है। रोज मेटल है, स्टील है, ठीक है। स्टील, अब देखो स्टील, इसी के लिए हम यहाँ आए थे। स्टील, स्टेनलेस स्टील जिसका बर्तन बना हुआ रहता है, किससे बना हुआ रहता है, आयरन से, निकेल से, क्रोमियम से और कार्बन से, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज बहुत कम रहता है, ये याद रखना, 0.5% से 2% से नीचे ही रहेगा, मेनली 0.75%, 1% से ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, समझे। तो अलॉय क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है कि मिक्सचर है, क्या है, अलॉय क्या है, मिक्सचर है, कभी भी कंपाउंड नहीं बोलना, ठीक है। देखने में लगता है कि न्यू सब्सटेंस है, लेकिन होता नहीं। चलिए, सॉरी, चलो अब देखो, मिक्सचर में दो तरह का चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है भाई। सॉल्यूट क्या होता है, जिसका जो प्रोपोर्शन में कम होता है, जनरली जो कम अमाउंट में होता है वो मेरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। और सॉल्यूट जिसमें डिजॉल्व करता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, सिंपल है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर, है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो जिसमें लगभग सारे पदार्थ मिल जाते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एसिड बेसिस सॉल्ट में जब जाओगे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पूछा जाता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन है, पीएच स्केल है या फिर लिटमस पेपर है, पीएच स्केल है या लिटमस पेपर है, क्या है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल का डिस्कवरी पूछा हुआ है बीपीएससी में, पीएच स्केल का को कौन है जो खोजा था, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ भी है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता तुम्हारे एग्जाम में, साइंस से जो क्वेश्चन आता है। पीएच स्केल का डिस्कवरी कौन किया था, सोरेनसेन, SORENSEN, सोरेनसेन, ठीक है। सेन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट, हिस्ट्री भी आता है तुम लोग के एग्जाम में, हिस्ट्री जीएस में आता है, 1-2, हाँ तो 1-2 के लिए जो पूरा हिस्ट्री से बड़ा आजकल कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से अभी तक का सारा कुछ हिस्ट्री है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री पे तो कभी ध्यान मत लगाना, ठीक है। हम तो ये देखे साइंस से क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, ठीक है। हाँ चलिए, मानव सभ्यता का उदय नहीं, मानव जब से जन्म लिया तब से लेकर के अभी तक, है ना, मानव का निर्माण हुआ है। मानव का निर्माण भी नहीं, छोड़ दो, जब से जो ब्रह्मांड का, जब से पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण हुआ है ना, सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन हुआ, तब से लेकर के अभी तक सारा हिस्ट्री में आ गया। चलिए, ये सब हुआ, हाँ। सॉल्यूट समझ गए, सॉल्वेंट समझ गए, सॉल्युबिलिटी पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो क्या बताओगे, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, SOLUBILITY, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ऐसे बोला जाता है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। फिर से सुनो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, the amount of solute dissolved in 100 gram of a solvent at a fixed temperature is known as solubility of
दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन या इन दैट सॉल्वेंट या सॉल्विटी ऑफ दैट क्या सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना जो सॉल्यूट घुला हुआ है किसी खास टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। खास टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब घटाते बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटता या बढ़ता है। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, चलो तो यहां से सॉल्यूशन मिक्सचर समझ गया ना, मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, समझ गए, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इतना मेन जानना था हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कई तरह का हो सकता है। अभी बताए थे ना कि सॉलिड में सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड में सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, गैस अगर कोई सॉलिड में घुला हुआ है तो भी सॉल्यूशन बन सकता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजेनस मिक्सचर, सिंपल। ठीक है, अब अभी एयर, एयर देखते हो ना, ठीक है, एयर कैसा होता है, एक्चुअली हेट्रोजेनस होता है लेकिन लुक लाइक होमोजेनस मिक्सचर, है ना, वो भी है जो सॉल्यूशन में आ जाएगा। एयर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। क्लियर, क्लियर है। जब आप ठंड के दिनों में देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, अभी दिखाएंगे हम। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, ठंड के दिनों में क्या होता है कि सुबह सुबह कुहासा कोहरा छाया हुआ रहता है कि नहीं, छाया हुआ रहता है। फॉग और स्मॉग में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताना हमें अभी, पहले फॉग जान लो उसके बाद स्मॉग। स्मॉग, फॉग और स्मॉग। फॉग क्या होता है भाई, सुन लो, ठंड के दिनों में अर्थ के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो वेपर है, एटमॉस्फेयर में जो वेपर है, जो भाप है, वो है जो कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन आपको बताए थे, कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड। गैस से द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं। बोलते हैं ना, बादल के निर्माण में यही होता है ना भाई, ऊपर यहां से पानी जो वेपर बन के ऊपर गया, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन, कितना मीटर ऊपर जाने पे कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है। हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हम लोग को ठंडा लगता है कि नहीं लगता है। आजकल अगर किसी को अभी सबसे गर्मी, पटना में अगर गर्मी में जो रह रहा है और कोई काम धाम नहीं है उसको, अब पैसा आता है, वो क्या करेगा, गुजारेगा, जाएगा मसूरी, अभी वहां पे रहेगा ना। क्यों, पहाड़ों पे क्यों है जो ठंड लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। तो सोचो पहाड़ों का तो एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है ना, पता है कि नहीं होता है। वैष्णो देवी गए हो, नहीं गए हो, कोई नहीं गए हो अभी, चलो आएगा बुलावा, जल्दी आओ, जल्दी से ज्वाइन करो, जाओ। सबसे पहले तुम मान लो, मन्नत मांग लो कि जो इस बार ज्वाइन हो जाए और सबसे पहले हम वैष्णो देवी लेके जाए। अकेले मत जाना, मान के चलो कि बोलो कि ज्वाइनिंग हो जाएगा तो हम सब पूरे क्लास को लेके चलेंगे, जिसका जिसका हो जाएगा सब शेयर कर लेगा भाई। चलिए, तो समझ में आ रहा है पक्का, हाँ चलो ठीक है। सॉल्यूशन अब देखो, अब आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, अलवाय समझ में आ गया। अलवाय ये जब पीडीएफ देंगे ना तो पीडीएफ में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब रहेगा आप, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहो, यहाँ से बताने के लिए, दिखाने के लिए देख लो, दिमाग में बैठाओ ये अलवाय होता क्या है। अब ये यही तुमको याद करना होगा, ये फैक्चुअल चीज है, तो ये पीडीएफ में रहेगा, आप याद कर लेना। थोड़ा याद भी क्या करना, तोता की तरह रटना नहीं है, 1-2 बार बस नजर से गुजार लो, वो याद हो जाएगा।
हो जाएगा ना। फिल्म देखते हो तो कैसे सीन याद हो जाता। अच्छा फिल्म देखते हो तो पूरा स्टोरी का है याद होता है, पहले ये बताओ तो हमको। ध्यान से देखते हैं, है ना कितना ध्यान से देखते हो। जब फिल्म देखते हो ना ध्यान सच में, खास करके थिएटर में जाकर के जब देख रहे हो मूवी, उस समय तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस है जो रहता है है ना स्क्रीन पे। फोन अगर साइलेंट है, कितना भी इमरजेंसी फोन आ जाए, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और ऐसे अकेले बैठे हो ना, तो हर 10 सेकंड पे तुम्हारा फोन है, बज भी नहीं रहा है, फिर भी तुम हर 10 सेकंड पे फोन निकालोगे। तो यही होता है, बगुला की तरह बकम ध्यानम कहा जाता है ना, कि बगुला की तरह ध्यान करो। कोई भी चीज को रटने का जरूरत नहीं है भाई, एक दो बार उसको देख लोगे ना, आंखों से देख लोगे भी ना, तो भी वो है जो आंख ध्यान बैठ जाता है। ठीक है, चलिए। कभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर छूटेगा ना, तो कभी मेरा चेहरा याद करना और सोचना कि कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ याद आ जाएगा तुम लोग को। हाँ, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे चलना पड़ेगा। हाँ, चलो अब देखो तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो पहले। सॉल्यूशन का टाइप्स ये हमेशा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा। एक बार सिर्फ देख लेना, एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा फ्रेश वाटर होता है ना भाई। एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल, जलीय जंतु कहते हैं ना। तो एक्वस, एक्वा सॉल्यूशन कैसा किसे कहते हैं? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का काम कौन करे? वाटर करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वा सॉल्यूशन। नॉन एक्वा सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का काम वाटर को छोड़ के कोई भी दूसरा कंपाउंड करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ सॉरी, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ये देखो ध्यान से। हम लोग हमेशा जब खास करके एसिड वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो हमेशा डाइल्यूट और कंसंट्रेट का जो नाम सुनते हैं, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेट एसिड, नाम सुनते हैं कि नहीं? डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तनु विलयन। और कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? सांद्र। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय। नॉन एक्वस का मतलब क्या होता है? अजलीय, है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? तनु अम्ल। मान लो, अब ध्यान से देखो, दो एक एक लीटर का पानी लिए, 1 लीटर पानी एक बोतल में लिए, 1 लीटर पानी एक बोतल में लिए। गर्मी का दिन है भाई, ठीक है, दो लड़की बैठी हुई है। एक को, एक बहुत दुबली पतली है, ठीक है, और ग्लूकोज पीने में उसको बड़ा मजा आता है, ग्लूकॉन डी एकदम ऑरेंज फ्लेवर लेती है, ठीक है, और पूरा का पूरा जो 2-3 रैपर है जो डाल देती है, छोटा वाला, या आधा डिब्बा डाल देती है, सपोज करो। यानी मान के चलो कि 50 ग्राम है जो ग्लूकॉन डी है जो डाल दी 1 लीटर पानी में। कौन सी लड़की? गर्ल ए, ठीक है। गर्ल बी जो है वो हष्ट पुष्ट लड़की है, वो गर्मी वर्मी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ग्लूकॉन डी वो पीती भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी मम्मी जबरदस्ती उसको कहीं डालने के लिए, तो उनको दिखाने के लिए वो डाल दी। कितना डाल दी भाई? बस 5 ग्राम डाल दी, 5 ग्राम, ठीक है। अब बताओ कौन डाइल्यूट कौन कंसंट्रेट? यानी कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसका हमेशा क्या क्या आता है? ध्यान यहां, उसका हमेशा कंपैरिजन किया जाता है ना, दूसरे किसी सॉल्यूशन से। इसमें डाइल्यूट कौन होगा? कंसंट्रेटेड कौन होगा? तनु अम्ल, तनु विलयन क्या कौन होगा, और सांद्र विलयन कौन होगा? हाँ, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है रिलेटिवली या कंपैरेटिवली क्या हो? सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, क्या हो? कम हो, जिसमें सॉल्यूट प्रोपोर्शनली कम घुला हुआ हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 5 ग्राम वाला डाइल्यूट, और 50 ग्राम वाला क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड। उसी तरह देखो, अगर एक गिलास पानी लिए, इसमें अगर 2 चम्मच चीनी मिलाए और इसमें 20 चम्मच चीनी मिलाए, तो 20 चम्मच वाला क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा, और 2 चम्मच वाला क्या होगा? डाइल्यूट होगा। एसिड देखते हैं हम लोग, तो अभी देखो हार्पिक वगैरह आता है ना, और पहले याद करो कि कभी अगर तुम लोग भी यूज किए होगे, अभी भी आता होगा, एक है जो बोतल में, शीशा के बोतल में, ग्लास के बोतल में एसिड आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड,
टॉयलेट वगैरह क्लीनर के रूप में आता है कि नहीं, देखिए हो। एक हार्पिक भी है, वो भी एसिड का काम कर रहा है, और एक है जो क्या कर रहा है, एक है जो HCl एकदम नाइट्रिक एसिड या जो भी रहता है वो भी है। तो कौन उसमें, कौन कंसंट्रेट कौन डाइल्यूट? जो सीसी वाला बोतल वाला रहता है वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है और स्ट्रांग होता है ना। यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो हार्ड सॉल्यूशन होगा, है ना। और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, वीक सॉल्यूशन होगा ना। क्लियर है? तो समझ में आया एक्वियस क्या होता है, नॉन एक्वियस क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेट क्या होता है। ठीक है, अब चलो तीन है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, अब यहां पे ध्यान से सुनो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। मेरा पेट है भाई, इस पेट का लिमिटेशन है कि नहीं, हम 4 रोटी खाते हैं सपोज करो, तो ये मेरे पेट का पावर हो गया। उसी तरह जो भी सॉल्वेंट होता है उसका डिजॉर्बिलिटी पावर होगा कि नहीं होगा, हर सॉल्वेंट का डिजॉर्बिलिटी पावर होगा कि नहीं होगा, डिजॉल्व कराने का पावर होगा कि नहीं, सॉल्यूट को डिजॉल्व कराने का होगा ना। उसका भी लिमिटेशन होगा कि नहीं होगा, हर चीज का लिमिटेशन होता है ना भाई। तो मान लो कि मेरा पेट है, हम 4 रोटी का भूख हमें लगा हुआ है, या 4 रोटी हम खाते हैं, वो 4 रोटी मिल गया। ठीक है, 4 रोटी मिल गया, मेरी भूख खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए। क्या हो गए, सैचुरेटेड। अगर मान लो 2 ही रोटी है जो मिला, मान लो कि हम लास्ट में खाएं, और हम आज घर पे जाने वाले थे, ठीक है, मतलब कल जाने वाले थे, हम आज ही पहुंच गए घर पे। ध्यान से देखो इधर, और घर पे किसी को पता नहीं है कि आज खाना बनाना है मेरा, फिर भी 2 रोटी बचा हुआ था, तो 2 रोटी हम खा लिए। अब किसी को कष्ट नहीं देगी, क्यों बनाओगे भाई। तो 4 रोटी का भूख था, हम खाए कितना, 2 रोटी। तो सैचुरेटेड हम हुए कि नहीं हुए, ये बताओ। नहीं हुए ना, हम क्या है, अनसैचुरेटेड है अभी, क्योंकि 2 रोटी की भूख मेरी बाकी है। और मान लो कि हम घर गए 2 महीना के बाद, मम्मी बोली कि है बेटा है मेरा, 4 की जगह वो 6 रोटी खिला दी, जबरदस्ती, नहीं खाओ, बहुत दुबले हो गए हो, पढ़ाई कर रहे हो यही यही का भाई, बीपीएससी यही का, कितना पढ़ रहे हो हमको पता है ना। कितना पढ़ रहे हो अभी, कितना घंटा, कितना घंटा पढ़ रहे हो भाई, 4 घंटा। सोचो जिसका रिजल्ट आ रहा होगा वो 4 ही घंटा पढ़ रहा होगा। 4 घंटा अगर खुद से अकेले पढ़ रहे हो तो फार बेटर। अकेले मतलब कोचिंग का क्लास छोड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैगजीन, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर सब छोड़ दो, और 4 घंटा है तो जीएस को भी छोड़ दो। नहीं, 4 घंटा अगर खुद से पढ़ रहे हो तो ये अच्छी बात है। जनरल कंपटीशन के लिए, एमसीक्यू वाले पेपर के लिए अगर 4 घंटा पढ़े हो। अब टेक्निकल सब्जेक्ट कितना हार्ड होता है, क्या सिलेबस है, उतना डीपली हमको नहीं पता है आपके बारे में, ठीक है ना। 4 घंटा सफिशियंट। हाँ, लेकिन 4 घंटा रेगुलर पढ़ोगे तब, ये नहीं कि आज पढ़े, कल परसों नहीं पढ़े, फिर है तो एक दिन पढ़े, फिर 2 दिन पढ़े, फिर 3 दिन पढ़े, फिर एक दिन संडे आ गया, एक दिन और कुछ फेस्टिवल आ गया, एक दिन बर्थडे आ गया, एक दिन दोस्त का है जो ये हो गया, तो नहीं पढ़े। रेगुलरिटी नहीं रहेगा तो रिजल्ट कभी नहीं होगा, कोई भी एग्जाम में रिजल्ट नहीं होगा। और रेगुलरिटी रहेगी, सिंसियरिटी रहेगी, और तुम पहले से पढ़े हुए थोड़ा बहुत भी, और 1 महीना टाइम बहुत होता है एमसीक्यू बेस्ड वनडे एग्जाम निकालने के लिए, 1 महीना बता रहे हैं, समझे। अगर थोड़ा सा भी बेसिक स्ट्रांग है तो, एकदम जीरो है स्टार्ट कर रहे हो तब तो फिर दिक्कत, समझे। और प्रैक्टिस सेट बनाओ यार, खूब बनाओ, पीवाईक्यू बनाओ, है ना। पीवाईक्यू को अब बनाने से नहीं होगा, पीवाईक्यू जब बनाते हो तो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देखो, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, वो मिलाना बहुत जरूरी है। बनाना तो इजी भाई, इतना नंबर आ गया, कहाँ पे नंबर कट रहा है मेरा, कहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लो, और तब वो फायदा, वो कभी ना कभी तुमको फायदा करेगा। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, आज तक मेरा है जो मतलब वो कभी भी है जो एग्जाम है जो वो एमसीक्यू वाला है जो कभी भी रुकता नहीं है। बहुत सारे मेंस दिए हुए हैं, ऑलरेडी हम जॉब में थे, पता है आपको, जॉब छोड़े 6 साल करने के बाद छोड़े हैं। तो मेहनत कीजिए, आराम से हो जाए, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना इतना पड़े हो कि, और कभी भी अगर क्वेश्चन नहीं फंसे, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तो मतलब जो है जो करना है वो लगाओ। और निगेटिव कितना होता है आप लोग में, निगेटिव नहीं ना होता है बीपीएससी में, बस खत्म हो गया। चलिए मेहनत कीजिए, ठीक है।
बीपीएससी में निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव पूरा मार के आना भाई, पूरा मार के आना। अब इसमें भी देखो, पहले बीपीएससी का एग्जाम होता था 150 क्वेश्चन का, ठीक है, उसमें निगेटिव नहीं होता था, फिर भी लोग है तो नहीं मार के आते थे। उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं जो खाली छोड़ करके जो आ जाता था ओएमआर को। अरे निगेटिव नहीं है भाई, तुक्का भी लगेगा तो 5 नंबर सही हो जाएगा। या तो फिर उसके पास तो वो टाइम मेंटेन नहीं कर पाता था, मतलब स्पीड नहीं था उसके पास, पूरे क्वेश्चन को टच ही नहीं कर पाता था, समझने में लगा दिया टाइम। खास करके लड़कियां सब लगा देती थी। तो इसलिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। पढ़ो और सेट लगाओ, सेट बहुत लगाओ। आदत मान लो कि एक सेट हमको डेली लगाना है या 50 क्वेश्चन भी लगाना है हमको, तो ये बहुत काम देगा, बहुत हद से ज्यादा काम देगा। ठीक है, करके देख लो इस बार, यही नेक्स्ट मंथ एग्जाम है ना तुम लोग का। चलिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो अगर मान लो कि 4 रोटी की जगह 6 रोटी हमको खिला दिया गया, तो फिर हम क्या हो गए, सुपर पावर हो गए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गए। यही होता है सॉल्वेंट में भी, ध्यान से सुनो, यही होता है सॉल्वेंट में भी। क्या होता है भाई, देख लो, मान लो कि 1 लीटर वाटर में 1 लीटर वाटर में 1 लीटर वाटर का डिजॉल्विंग पावर है 100 ग्राम शुगर को घुलाने का। कब, एट ए फिक्स टेम्परेचर, दैट इज द रूम टेम्परेचर, मान के चलो 20 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी है जो घुलता है। क्यों टेम्परेचर दे रहे हैं भाई, कहे कि पानी को जब गर्म करेंगे तो उसका डिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा, पानी को जब ये ठंडा करेंगे तो उसका डिजॉल्विंग पावर घटेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा घटेगा। याद है ना इंटरमोलिकुलर स्पेस, है ना, अभी आएगा इससे भी क्वेश्चन, अभी बताएंगे तुमको, लास्ट में आया हुआ है, दिखा देंगे। 1 लीटर घुमा करके आया हुआ है, थोड़ा कंसेप्चुअल आया हुआ है। 1 लीटर पानी का 20 डिग्री सेल्सियस पे डिजॉल्विंग पावर जो है वो 100 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कराने का है। अगर 1 लीटर वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो 100 ग्राम चीनी के जगह मान लो 80 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो 20 ग्राम चीनी और घुला सकते हैं कि नहीं उस पानी में, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अगर 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम घुला हुआ है, तो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। क्या होगा, लेकिन सुपर सैचुरेटेड में एक बात आपको याद रखना है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर पे बनता है। क्या बनता है, देखो अब पानी है, जैसे 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम पानी को हम अब गर्म करना स्टार्ट किए, तो जब गर्म करने लगेंगे, जब टेम्परेचर उसका राइज हो जाएगा, जब गर्म करेंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इंटरमोलिकुलर स्पेस जब बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका डिसॉल्विंग कैपेसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना भाई। तो हो सकता है कि 20, ध्यान से देखना, सुन लो इसको, 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम पानी का डिसॉल्विंग पावर जो है, 1 लीटर पानी का डिसॉल्विंग पावर जो है वो 100 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कराने का है। लेकिन जब गर्म किए, क्या किए, गर्म किए, तो हो सकता है 1 लीटर पानी में कितना चीनी घुल जाए, 100 की जगह पे 120 ग्राम घुल जाए। तो जब गर्म था उस समय 120 ग्राम चीनी घुल गया और ट्रू सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। लेकिन जब ठंडा किए पानी को, है ना, चाशनी वाला एग्जांपल बता रहे हैं, जब ठंडा किए पानी को तो फिर तो डिसॉल्विंग पावर उसका घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, कितना वाला आ जाएगा, 100 ग्राम वाला आ जाएगा, लेकिन उसमें घुला हुआ कितना है, यानी 20 ग्राम एक्स्ट्रा घुला हुआ है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे ये ट्रू सॉल्यूशन रहता है। जब लेकिन लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये किस में कन्वर्ट कर जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, समझ में आ गया। चलो ठीक है, हाँ अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
ट्रू सुने हो ट्रू सॉल्यूशन का नाम? अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो हमने बोले, सॉल्यूशन होता कौन है, यानी वास्तविक विलयन कौन है? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब वास्तविक विलयन, यानी सच्चा सॉल्यूशन। सच में सॉल्यूशन क्या होता है, किसे कहते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा होमोजीनियस है। सिंपल इसका याद करना, शुगर प्लस वाटर, या देखो यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, शुगर और वाटर का एग्जांपल है ना, नमक और पानी का एग्जांपल है ना, है ना। चलो अब इसी को एग्जांपल को ध्यान में रख करके सोचो, ये होमोजीनियस होता है कि हेट्रोजीनियस होता है ट्रू सॉल्यूशन? यानी नमक और पानी को मिला दो या चीनी और पानी को मिला दो तो वो उसमें नमक कहाँ है या चीनी कहाँ है पता चलेगा? अच्छी तरह से डिसॉल्व कर गया है तो नहीं ना पता चलेगा। इसका मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस होता है। ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है उसका साइज जो होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या उससे क्या होता है? छोटा होता है। सेंटीमीटर है, मीटर में जब आएगा तो 10⁻⁹ मीटर क्या होगा? यानी 1 नैनोमीटर या उससे क्या होता है? छोटा होता है। 1 नैनोमीटर का इक्वल टू कितना मीटर? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन जो है उसको फिल्टर पेपर के द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता, कांट बी फिल्ट्रेट, है ना। चीनी और पानी को शरबत बनाने के बाद है जो छानो तो फिल्टर पेपर से या चाय छन्नी से या कुछ से भी, कपड़ा से, चीनी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा? नहीं ना हो जाएगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। ठीक है। स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? शरबत बना के 2 घंटा छोड़ दो तो क्या चीनी बैठ जाएगा नीचे? फिर नहीं ना बैठेगा। तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होगा। ये याद रखना, पूछ देगा विच ऑफ द प्रॉपर्टी डजंट बिलोंग्स टू ट्रू सॉल्यूशन, या विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू ट्रू सॉल्यूशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू कोलाइड। इस तरह से कुछ कुछ पूछ देगा आपसे। ठीक है। पार्टिकल्स इनविजिबल टू द नेकेड आई एज वेल एज माइक्रोस्कोप। देखो ट्रू सॉल्यूशन में जो होता है वो अब तो ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आ गया है कि आप देख सकते हैं, लेकिन जनरली ट्रू सॉल्यूशन में नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, ठीक है, हम लोग जो पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ठीक है। लेकिन अब तो मैग्नीफाइंग पावर इतना इतना बढ़ गया है कि मत पूछो। अब तो एटम को हम लोग एक एक एटम को देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। ब्राउनियन मूवमेंट का नाम सुने हो? ब्राउनियन मूवमेंट का, ब्राउनियन देखो यहाँ पे अगर मान लो कि जो ये छत है, सीलिंग है, यहाँ से अगर मान लो एक होल रहेगा, छोटा सा होल रहेगा और धूप आ रही होगी, तो कभी देखना धूप जब आती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स को देखना कैसे मूव करते रहता है, आगे पीछे इरेगुलर मूवमेंट होते रहता है कि नहीं। तो द जिग जैग मोशन जो होता है ऑफ द पार्टिकल्स इन एन इरेगुलर पाथ इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इसको हिंदी में ब्राउनी गति ही कहते हैं, क्योंकि ब्राउनी साहब इसका जो क्या किए थे, डिस्कवरी किए थे। ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल्स का इरेगुलर कंटिन्यूअस मूवमेंट जो होता है उसी को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट का प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, समझे? चलो टिंडल इफेक्ट समझते हो? टिंडल इफेक्ट, टिंडल साहब एक जो इफेक्ट दिए थे, एक घटना का खोज किए थे। लाइट पढ़े हो फिजिक्स में? लाइट तुम लोगों को तो बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स हमेशा पढ़े हो। अच्छा देखो, लाइट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि नहीं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कि नहीं? होता है ना। लाइट किसी पार्टिकल, लाइट के रास्ते में अगर कोई आ गया, कुछ बहुत पतला छोटा सा ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा? उससे टकरा करके स्कैटर करेगा, लाइट करेगा ना। मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें पार्टिकल्स इतना छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है कि लाइट जब इससे क्रॉस करता है, ठीक है, तो उसमें कोई स्कैटरिंग या कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो सीधा क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है। लेकिन अगर लाइट जब क्रॉस करेगा किसी भी सॉल्यूशन से और उसमें पार्टिकल्स का साइज अगर बड़ा रहेगा तो लाइट के पाथ में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बेंडिंग हो जाएगा। इसके कारण सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? विजिबल। सॉल्यूशन में
लाइट दिखाई देने लगेगा, लाइट का रास्ता, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जब पार्टिकल्स से जब किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल से लाइट टकराता है और वो स्कैटर कर जाता है, तो उस सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन में ना तो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ना तो टिंडल इफेक्ट की घटना होती है। यानी ट्रू सॉल्यूशन से जब लाइट पास करेगा तो लाइट विल नॉट बिकम विजिबल। ठीक है, चलो ये समझ में आया। चलो ट्रू सॉल्यूशन समझ में आया। कोलाइड, अब ब्लड, मिल्क, पेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोई बताएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? 3-4 को फॉर्मूला हमेशा पूछता है जी बीपीएससी, याद रखना। एक पूछता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब याद रखना। RLL है, याद है ना RLL, रिमेंबर लॉन्ग लाइफ। हाँ, एक पूछता है CaOH, एक पहले ये सुन लो, पहले ये CaO, ये क्या होता है? क्विक लाइम। क्या होता है? क्विक लाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं कली चूना। कली चूना, यही चूना जो होता है पैकेट में रहता है, घर पोतने के लिए हम लोग लाते हैं। पहले तो, आज तो आ गया ना सेम और ये सब प्लास्टर और पेरिस। पहले जो चूना से पोता जाता था, है ना, चूना मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस चूना को जब पानी में डाल देते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2। कैसा रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट बाहर निकले, और एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा खोल जाता है। देखिए हो ना, ये जो फॉर्मूला है ये है स्लेप्ड लाइम का। किसका? स्लेप्ड लाइम। इसको बोलते हैं हिंदी में बुझा हुआ चूना। ये लिख लो कहीं पे, ये तुमको मिलेगा कहीं देखने को, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अभी है, अभी है। अब देखो कभी कभी पूछता है कि दीवार चमकने क्यों लगता है। देखो चूना है, चूना को पानी में डाले, पानी में डालने के बाद क्या बना? CaOH होल 2 बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी को दीवार पे लगाते हैं ना दीवार पे। और जब लगा दोगे फिर एक दिन के बाद एकदम घर नया नया लगने लगता है भाई। क्यों? गांव में आज भी यूज होता है, मेरे गांव का घर है, आज भी हम लोग चूना से ही करते हैं। वो बहुत मतलब वो वाला खपराल वाला नहीं होता है वो, समझे। लेकिन गांव का मजा कुछ और होता है। ठीक है ना। अगर हमको कोई बोल दे खाने को सिर्फ 2-3 टाइम का खाना दे दे, पहनने को थोड़ा बहुत अच्छा कपड़ा दे दे, तो मोबाइल बहुत जरूरी है, उसमें नेट पैक भरवा के दे दे, ठीक है, और नहीं नहीं बस ज्यादा नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, और मोबाइल। अरे इंटरनेट जो है वो आज आपका फंडामेंटल राइट हो गया। ये है जो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है और हाई कोर्ट का भी, साउथ की किसी हाई कोर्ट का भी डिसीजन है, पता है आपको? हाँ, नहीं ये क्या हुआ था, कब हुआ था, सुनो। जब जम्मू कश्मीर का जब डिवीजन हुआ था, ये धारा 370 हटा था ना, तो धारा 370 हटा था, तो उस समय मोबाइल, याद करो, नेटवर्क है जो हमेशा ये कर दिया था ना, काफी दिनों तक है जो वो दंगा वगैरह के कारण जो मोबाइल इंटरनेट है जो वहां बंद हो गया था, याद है? तो जब इंटरनेट वहां बंद हो गया था तो वहां की एक पत्रकार थी फीमेल, वो है जो केस की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि नहीं, इंटरनेट का यूज करना आदमी का एक ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है। क्यों भाई, क्यों फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है? राइट टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, राइट टू लाइफ, यह है ना हमारा ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू लाइफ। अब देखो आज के जीवन में क्या हो रहा है कि जोमेटो वाले से है, जो जोमेटो वाला कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? आज तुम ऑर्डर करते हो खाना और तुम्हारे घर पे आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो इससे क्या हो, जोमेटो वाले का बिजनेस चल रहा है, जोमेटो डिलीवरी बॉय जो है उसका है जो पेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो किसी के पेट पे हम लात मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं?
मार सकते हैं? किसी के पेट पे लात मार सकते हैं? नहीं मार सकते। तो यह क्या हो जाएगा, हमारे जीवन जीने के अधिकार के तो खिलाफ चला जाएगा। शिक्षा का अधिकार, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। आजकल हम इंटरनेट की सहायता से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये यूज ऑफ इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट, समझे? चलिए, ये क्या होता है स्लेट लाइन, इसको हम लोग किस पे लगाते हैं? इसीलिए बोले थे ना कि हमको दे दो भाई मोबाइल, मोबाइल के बिना कैसे रहेगा आज के लिए। लेकिन अब यही है ना कि मोबाइल का यूज, इंटरनेट का यूज है तो सही के लिए कर रहे हो कि गलत के लिए। इस स्लेब लाइन को हम लोग दीवार पे लगाते हैं। अब जब दीवार पे CaOH होल 2 को लगाते हैं तो ये देखो एटमॉस्फेयर है, दीवार है, दीवार किसके कांटेक्ट में आया? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया। ये दीवार है, एयर के कांटेक्ट में आया। एयर में CO2 है कि नहीं है? नींद आ रहा है? कितना बजे उठे हो? कितना बजे सोए थे? कितना बजे? हम 12 बजे सोए, 2 बजे उठे। मेरे आंख से लग रहा है? नहीं लग रहा है? 2 बजे उठे। जब काम हो ना और ये हो, इतना जुनून पैदा कर लो ना कि जब तक रिजल्ट ना हो, इस बार मिस किया तो फिर सोच लो कब है जो वैकेंसी निकलेगा, कब रिजल्ट आएगा, कब होगा सिलेक्शन। ठीक है, जिंदगी भर सोना यार, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो बंक मार लेना, 1 महीना छुट्टी ले लेना, 1 महीना सिर्फ सोना, अभी पढ़ लो। ठीक है, चलो कोई बात, समझ में आ रहा है ना? देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने पे ये बन जाता है CaCO3 और H2O का होता है, बाहर निकल के इवेपोराइज्ड हो जाता है। ठीक है, बैलेंस से देख लो। ये CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम, चूना पत्थर या मार्बल का भी फॉर्मूला यही है, संगमरमर। ठीक है, अब देखो तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर या फिर मार्बल चमकता है कि नहीं? शाइनी नेचर का होता है कि नहीं? होता है ना? अब दीवार चमक गया है कि नहीं पोतने के बाद? समझ गया किसके कारण? और दीवार सूख जाता है यानी H2O जो हो गया वो क्या हो गया, इवेपोराइज्ड हो गया। तो यहां से कितना फॉर्मूला जाने, देखो तो, एक जाने तुम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? MgOH2। एक है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन, ठीक है, एक है तुम्हारा स्लेक्ड लाइन बुझा हुआ चूना, इसका है CaOH2, और एक है तुम्हारा CaCO3 लाइमस्टोन या मार्बल, इसी का है, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या है? CaCO3। ठीक है, क्लियर है? अभी 2-3 फॉर्मूला और बताएंगे सब, ये चूंकि टॉपिक निकल गया है तो बता देते हैं यहाँ पे, भूल गए। चलो देखो अब आगे। हाँ, एक चीज और है लाइमस्टोन से, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सीमेंट, देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीमेंट का सबसे बड़ा कंपोनेंट्स कौन सा होता है, यानी सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो जिप्सम रहेगा ऑप्शन में, और सब जिप्सम मार के आ जाता है, गलत बात है। सीमेंट में सीमेंट में सबसे ज्यादा रहता है लाइमस्टोन। ठीक है, हाँ बस हो गए। हाँ 2-3 को फॉर्मूला और जान लो तो फिर से, यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो एक ही जगह लिख लेना। देखो एक होता है तुम्हारा, पूछता है ये वॉशिंग सोडा, हमेशा पूछता है वॉशिंग सोडा। देखो इसमें भी क्या है, टेक्निकल बात है, वॉशिंग सोडा का एक्चुअली में फॉर्मूला होता है, क्या हुआ भाई? हाँ इससे
Na2CO3 10H2O, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ध्यान से रखना। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में रहेगा, ये रहेगा तो इसको मारना ही है। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में ये ना दे करके केवल दे देगा Na2CO3, ये गलत है। ठीक है, लेकिन बीपीएससी को तो क्वेश्चन कोई भी सेट 10th क्लास का लड़का लगता है पास करके जो सेट करता है, जैसे इसको कोई नॉलेज है नहीं। ये सोडा एस होता है, क्या होता है? एस। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ऑप्शन ये नहीं रहेगा तो इसको टिक मार के आ जाना। ठीक है, वॉशिंग सोडा के बाद आपका पूछता है बेकिंग सोडा, पूछता है ना हमेशा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमेशा पूछेगा। आपसे पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी के बारे में, तो पीओपी इससे पहले आप जिप्सम के बारे में देख लो। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, अगर CaSO4 रहेगा तो नहीं मारना भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, CaSO4 2H2O। अगर पूछे आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 हाफ H2O। तो पानी का हाफ मॉलिक्यूल हो सकता है कभी भी, पानी का मॉलिक्यूल कभी हाफ हो सकता है। इसका कहने का मतलब कैल्शियम सल्फेट के, इसका मतलब कहने का मतलब कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल के साथ पानी का कितना? 1 मॉलिक्यूल। यानी ये फॉर्मूला रहे या ये फॉर्मूला रहे, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला रहे, टिक मार देना भाई। ठीक है, एक ब्लीचिंग पाउडर भी पूछता है ना, ब्लीचिंग पाउडर। तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये तो भूलना नहीं भाई। हो देगा कभी दे देगा, इधर दे देगा 2-3 है तो ये कंपाउंड दे देगा और इधर फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा कि क्या करो, नीचे से ऑप्शन में से कौन मैच है, सही मैच है वो बताओ, या इनमें से कौन गलत मैच है। इस तरह से कुछ भी बना के दे सकते हैं। अब बहुत बार पूछो, बहुत हद से ज्यादा बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम को 2-3 सेट निकालोगे तो इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे? चलो थोड़ा सा है और देख लो आज के लिए। हाँ, चलो कोलाइड में चलो। कोलाइड क्या होता है? जस्ट देखो, कोलाइड लगता, अभी पता ना कि ब्लड है ना, लगता है ना कि होमोजीनस है। ब्लड किस किस चीज से मिलकर के बना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहता है ना। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी। ठीक है, समझो वही। तो वो इतने सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ब्लड लगता है होमोजीनस बट एक्चुअली इट अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, इसका पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? याद रखना, इसका 10⁻⁷, इसका -5 से -7, इसका -3 से -5 सेंटीमीटर के बीच। यानी कौन बड़ा है? माइनस में जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा? छोटा होगा। तो यानी ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसको हम लोग कांट बी फिल्टर्ड। ब्लड को अगर फिल्टर पेपर से पास करवाया जाए, दूध को अगर पास करवाया जाए तो क्रीम अलग हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। चलो, कांट बी फिल्टरेट, इट कैन बी फिल्ट्रेट। ठीक है, स्टेबल ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन, अब कभी कभी देखो, आज ये पटना में ही, पटना की बात बता रहे हैं हम लोग। तुम लोग हमेशा देखोगे प्लास्टिक वाला डिब्बा में दूध लेकर के बेचता है, या आसपास के, पटना के आसपास के जो लोग होते हैं। अब तो वो हट गया ना, पहले क्या होता था कि बांस ऐसे फट्टी या बांस है जो रहता था और दो है जो दोनों तरफ, जैसे श्रवण कुमार कैसे लेके गए थे मम्मी पापा को, है ना, वैसे ही दो है जो दूध का कंटेनर रहता था, कंधे पे लेकर के लोग आते थे। ठीक है, और कहां से आते थे? पटना के आसपास जो गांव होता है ना, संपत चक हो गया, गौरी चौक हो गया, इधर फतुआ हो गया, मोकामा हो गया, बाढ़ हो गया, इधर बेटा, इधर चले जाओ नौबतपुर चले जाओ, है ना, इधर हाजीपुर की तरफ से भी लोग आते थे और पटना में बेचते थे। वो दूध सस्ता बेचते थे, जानते हो क्यों? जैसे दूध अगर मार्केट में अभी 60 रुपए है सपोज करो, वो 40 रुपए दे देंगे। तो 20 रुपए का अंतर, 40 रुपए काहे भाई?
होने दो, चलो क्या होगा, दिल्ली वाला कांड होगा, होगा हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, जरूरी है, कभी कभी होना चाहिए, एक आध बार ब्लास्ट हो जाए। हाँ, चलो देखो, एसी का भी सबकी कहता है कि सबका लिमिटेशन होता है, वो भी आउट ऑफ लिमिटेशन जा रहा है। चलिए देखिए, हाँ, वो 40 रुपए क्यों दूध देता है भाई, जानते हो, आज भी अगम कुआं, जानते हो अगम कुआं, तुम लोग नाम सुने हो, यहाँ से सीधे जाओगे तो अगम कुआं आएगा, मंदिर, अगम कुआं में सुबह में 7 बजे से 9 बजे के बीच में चले जाना, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9 बजे, 10 बजे चल जाना, वहां जितना भी आसपास से जितना भी होटल वगैरह में दूध, कहाँ पटना में इतना कौन गाय रखे हुए भाई, कहाँ जाता है इतना दूध, अब पैकेट वाला कौन इतना ओरिजिनल दूध तुमको पिलाएगा और उससे उसका मिठाई बना के खिलाएगा, सब डंडी मारता है, ठीक है, जो दूध नहीं बिकता है ना गांव में, गांव में इतने लोग दूध नहीं खरीदते, तो रात का दूध हो गया और सुबह का दूध हो गया, ठीक है ना, दोनों दूध को है जो मिला करके लाते हैं और अगम कुआं में उतार कर सबसे पहले उसका मक्खन पूरा निकाल देते हैं। और कैसे निकालते हैं मक्खन, तो इसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। अब मक्खन निकालने के बाद जो पानी जैसा बचा, वही 40 रुपए बिक गया तुम्हारा, समझे, बहुत पतला होता है दूध वो, ये रीजन। और कभी उनके दूध को ये छानना, तुमको कभी दूध को छानोगे तो पाउडर पाउडर जैसा नजर आएगा, वो तुमको मलाई या मक्खन नहीं है, वो जानते हो क्या रहता है, बेकिंग सोडा, क्या रहता है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। क्यों डालता है खाने वाला सोडा, पता है आपको, अरे मलाई, पगला, इतना बेवकूफ थोड़ी है कि खाने वाला सोडा को हम मलाई समझेंगे, अब सब जानते हैं कि सब पढ़ते। एक्चुअली क्या होता है कि वो रात का भी दूध उनके पास रहता है, रात का भी दूध, अब वो इतना उसके पास, वो खुद थोड़ी दूध का यूज कर रहा है कि उसको गर्म करेगा, जिसको हम लोग औटाना बोलते हैं, वो 2-3 बार औटाएगा, जो ये नहीं करता है, वो गर्म नहीं करता है, उतना नहीं तो उतना का, जितना का लाइन है उतना का बिलाई हो जाए, ठीक है, तो क्या करता है जानते हो, दूध में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला है। अब दूध जब जो खराब होगा तो एसिडिक होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, होगा ना, और खाने वाला सोडा क्या है, खाने वाला सोडा क्या है, क्षार है, बेस है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ना तो एसिड का इफेक्ट ना तो बेस का इफेक्ट। तो दूध को खराब होने से बचाने के लिए कि बिक जाए उसका सारा दूध, वो क्या मिला देता है, बेकिंग सोडा मिलाता है, जब छानते हो ना तो वही बेकिंग सोडा निकलता है, जो मलाई समझने की भूल मत है जो करना, ठीक, चलो, इसका पार्टिकल जो होता है ये भी ब्लड में भी देखो, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब इनविजिबल होता है, लेकिन उसको हम लोग है जो माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट का घटना होता है इसमें, ब्राउनन मूवमेंट का घटना होता है, ठीक है, जैसे आप देखो मिल्क फॉग, ये सब क्या है, कोलाइड, ठीक है, पेस्ट, जेल, जेल लगाते हो, ये सब क्या होता है, कोलाइड होता है। कोलाइड है जो चार, मेनली आप लोग को 4 तरह का जानना है, सोल जानना है, एक एरोसोल जानना है, एक जेल जानना है, एक इमल्सन जानना है, ठीक है, 4 तरह का, ठीक है, अगर लिखना है तो लिख लो, बस सोल के बारे में लिख लो, तो सिर्फ थोड़ा सा, एक सोल, सोल पूछता है हमेशा, अच्छा एक बात और जान लो पहले, जैसे सॉल्यूशन में क्या होता था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता था ना, कोलाइड में और सस्पेंशन में, कोलाइड और सस्पेंशन में सॉल्यूट को सॉल्यूट ना बोल करके डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है, क्या बोलता है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन मीडियम, क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्वेंट समझो कि सॉल्वेंट है, उसके लिए अलग वर्ड आ गया क्या, डिस्पर्सन मीडियम, और सॉल्यूट के लिए अलग वर्ड आ गया, डिस्पर्स फेज, ठीक है। सोल के बारे में अगर लिखना है तो लिख लेना कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड डिस्पर्स जो होता है किसमें, सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। एग्जांपल अगर लिखोगे तो लिख लेना,
एग्जाम्पल अगर लिखोगे तो लिख लेना, ब्लड, ब्लड, पेंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितना केमिस्ट्री का आ रहा है बाबू, सारा का सारा लड़ जाएगा तुम्हारा, एक भी नहीं छूटेगा। अगर छोड़ के आओगे तो सोच लेना, छोड़ के आओगे तो मेरे सामने मत आना। हाँ, छोड़ के आओगे तो सबसे वहीं पे लाते मारेंगे। एक तो सबसे बड़ा बेवकूफी करोगे तो छोड़ के आओगे तो, गलत करके भी नहीं आना। ठीक है, दूसरा लिख लो जेल के बारे में। जेल लगाते हैं ना हम लोग, फ्रूट जैम वगैरह खाते भी थे, है ना। हेयर में लगाने वाला भी आता था, सेट वेट करके आता था, याद है पहले, अभी भी आता है। चलो, जेल, GEL, जेल। ठीक है, देखो दोनों होता है वही। सोल का मतलब सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, यानी सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, समझो। डिस्पर्सन मीडियम का काम कौन करेगा, लिक्विड करेगा। और सॉल्यूट यानी डिस्पर्स्ड फेज का काम कौन करेगा, सॉलिड करेगा। क्लियर है। जेल में भी वही होता है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, बट फ्लोइंग कैपेसिटी का जो होता है वो क्या होता है, फ्लूइडिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। लिख लेना, बट फ्लूइडिटी, इसमें लिख लेना जेल में सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, इसमें भी यही सेम चीज, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड बट फ्लूइडिटी इज वेरी लेस। फ्लूइडिटी समझते हो ना, बहने की प्रवृत्ति, बट फ्लूइडिटी इज वेरी लेस। ठीक है, एक और लिख लो, एरोसोल, एरोसोल। इसमें लिख लेना सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। अगर नहीं, अगर समझ में नहीं कुछ आएगा तो बोलना भाई, ठीक है। सॉलिड, और रिकॉर्डिंग क्लास तो रहेगा, सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। अगर चाहते हो कि अगर नहीं मतलब पहली बार कुछ सीख रहे हो, बहुत चीज नया मिल रहा है ना, तो एक बार फिर से घर पे जाके देख लेना ताकि याद हो जाए, है ना। आज का चीज आज ही खत्म कर लो। सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, किसमें, एरोसॉल में। एग्जांपल लिख लो, फॉग, स्मोक, स्मोक उसमें बता रहे थे, नहीं बताए थे, स्मोक, स्मॉग। देख लो फिर से सुन लो, फॉग क्यों बनता है, जाड़े के दिनों में नीचे का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो वेपर जो है तो होता है वो कंडेंस कर जाता है और पानी के बूंद के रूप में, हल्के हल्के बूंद के रूप में जो आ जाता है। बूंद इतना छोटा होता है कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल होता है उस पर भी बैठ करके आसानी से क्या होने लगता है, बहने लगता है, वही क्या बनता है, फॉग बनता है। फॉग जब स्मोक के साथ, धुआं के साथ मिल जाता है तो वो क्या होता है, स्मॉग होता है। और इसी स्मॉग के कारण दिल्ली वगैरह में हमेशा देखना क्या होता है कि हमेशा हर साल जनवरी फरवरी में जो स्कूल वगैरह क्या होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि हरियाणा NCR रीजन में उस समय क्या होता है, पराली वगैरह जिसको पुआल वगैरह कहते हैं वो सब जलाता है सब। अब तो जो बहुत सारा है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर आ गई है, पुआल से है जो क्या बनने लगा है, इथेनॉल वगैरह का प्रोडक्शन होने लगा है। तो अब अंकुश लगाने के लिए बहुत सारा जो सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, एक लिख लेना लास्ट, इमल्सन, 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 सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल लिख लो, मिल्क, ये हमेशा पूछता है कि मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, तो याद रखना क्या, इमल्सन। हिंदी में इसको पायस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायस। हो गया, चलिए अब लगता है आपका टॉपिक खत्म होने को है, ये चैप्टर। हाँ, बस देख लो, एक चीज और, मिक्सचर को अलग करने का विधि क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड और लिक्विड के
सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करने का ये टेक्निक है। इसमें क्रिस्टलाइजेशन में किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स का एकदम प्योर है जो रवा प्राप्त कर लेते हैं, प्योर पार्टिकल्स ऑब्टेन कर लेते हैं। इसमें मिक्सचर को है जो किसी सॉल्वेंट के साथ डिजोल्व करवा करके उसके बाद गर्म किया जाता है और धीरे धीरे क्या किया आता है, ठंडा किया आता है, जिससे है जो सॉलिड पार्टिकल्स का है जो हमको क्रिस्टल मिल जाता है। क्रिस्टल का मतलब होता है एकदम प्योर पार्टिकल्स, शुद्ध शुद्ध कण किसी भी सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, तो याद रखना पूछेगा यही कि ये जनरली नहीं पूछता है, पूछता है क्या तुम्हारा, ये पूछता है फ्रैक्शन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी। डिस्टिलेशन क्या होता है ये जान लो। अगर दो तरह का लिक्विड है और दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, क्या है, मान लो कि ए है और बी नाम का दो लिक्विड है, एक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस है, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा का डिफरेंसेस है। तो इन दोनों को हम लोग डेस्टिलेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। डेस्टिलेशन प्रोसेस से क्या होगा कि एक कंडेंसर, इसमें हम लोग हीट करेंगे मिक्सचर को, ये जो होगा पैक्ड होगा और किसी पाइप से कनेक्टेड होगा और दूसरे कंटेनर में जाकर के क्या होगा, मिला हुआ रहेगा। यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी का फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि सबसे पहले हम 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए या 40 डिग्री सेल्सियस दिए, तो 40 डिग्री सेल्सियस में बी सब्सटेंस जो है वो इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करके यहाँ से जो बहने लगेगा, यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी का फ्लो चल रहा है तो फिर से कंडेंस करके यहाँ जमा हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस वाला क्या यहाँ बच जाएगा, बच जाएगा ना भाई। तो डिस्टिलेशन का यूज करते हैं जब दो या दो से ज्यादा तरह का लिक्विड हो का जो मिक्सचर हो और दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस, अगर दो या दो से ज्यादा तरह का लिक्विड का मिक्सचर हो और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो माइनर डिफरेंस है, जो बहुत कम का डिफरेंस बहुत कम का जो डिफरेंस हो, तो कौन सा यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि पेट्रोलियम के डिफरेंट है जो प्रोडक्ट को उसी कंस्टिट्यूएंट से पेट्रोलियम से कैसे अलग अलग करते हैं, पेट्रोलियम वाला तो क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन, ये तो हम आपको बताए हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर जाता है, गैस में। अगर मान लो सैंड है और आयोडीन है, इन दोनों का मिक्सचर है, तो इसको सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं ना, गर्म करके आयोडीन उड़ जाएगा, फिर दूसरे कंटेनर में उसको कंडेंस करके ठंडा करके कलेक्ट कर लेंगे, सैंड वहीं का वहीं रह जाएगा, हो जाए है ना। क्रोमेटोग्राफी, ये बस याद रखना कि कलर को अलग करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। इसमें किसी स्पेसिफिक डाई का यूज करते हैं। कभी कभी एक लास्ट ये भी पूछते थे इवेपोरेशन वाला कि सी वाटर से सॉल्ट को कैसे अलग किया जाता है, सॉल्ट को। तो इवेपोरेशन, कॉमनली इवेपोरेशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं। नमक और पानी के घोल को जब हम लोग गर्म करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा और नमक क्या हो जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा ना भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत। एक लास्ट है मोल कंसेप्ट में, ऐसे तो पढ़ना 9th क्लास में पढ़े थे थोड़ा बहुत, और बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तुम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही जानो कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स या आयन या एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो कलेक्शन होता है उसको 1 मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मोल। और इसी को एवोगाड्रोज कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज कांस्टेंट, ठीक है, या एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। मोलर मास क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस के मास को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। कभी अगर बोल देगा कि बताओ 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है और इसमें बोलेगा कि बताओ इसमें कितना मोल है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। बोलेगा कि अगर 24 केला में कितना दर्ज है, तो 12 से डिवाइड करेंगे ना भाई। तो वैसे ही एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, इतना होता है। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से तो डिवाइड करेंगे, कट गया, कितना आ गया, 2 मोल। कोई दिक्कत, बस इतना ही था फर्स्ट चैप्टर मैटर जीएस के हिसाब से, ठीक है। इवेपोरेशन वाला से एक क्वेश्चन और पूछता है, देखो कि गर्मी में हम लोग कॉटन, गर्मी में हम लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं, लाइट एंड कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं लाइट एंड कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं भाई गर्मी के दिनों में, जो बताएगा 4 चमन नहीं पाएगा। एयर का गैप होता है, तो लोग पढ़ते नहीं होगा, जब पढ़ते हो तो दिमाग नहीं लगा, तो सबका रीजन है। कभी सुने हो कि शाम में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। कभी सुने हो चरल पे, यानी खाना जब बन रहा हो
तो उस पे से नहीं खाना चाहिए, मम्मी उम्मी मारती है, शादी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में पढ़ा रहे थे तो वहां बोला जाता था कि शादी तो होगा लेकिन शादी के दिन इतना पानी पड़ेगा कि सब भाग जाएगा। कभी बोला जाता है, लेकिन सबका साइंटिफिक रीजन है, बताएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये क्वेश्चन। बोला जाता है शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बोला जाता है नॉर्थ ये दक्षिण की तरफ है जो नॉर्थ साउथ के खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। बोला जाता है जमीन पे हाथ रख के ऐसे पोस्चर में जो खाना नहीं खाना चाहिए। बोला जाता है कि नहीं? सबका कहानी है बेटा, सबका। अभी सुन लो पहले इसका, क्या बोल रहे थे? हाँ, गर्मी सूती कपड़ा इसलिए पहनते बाबू, कॉटन क्लॉथ क्या करता है कि स्वीट्स को एब्जॉर्ब करता है, पसीने को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब पसीना को एब्जॉर्ब किया और पसीना वो जब है जो इवेपोरेट होगा, पसीना को एब्जॉर्ब कर लिया, जब इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, आसपास का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर या आसपास का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो तो है जो क्या हुआ, उस पसीने को वाष्प बदलने में लग गया, है ना। तो आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा। तो हमको क्या फील होगा, ठंडक। नहाने के बाद क्या होता है, पानी का ड्रॉपलेट्स वगैरह रहता है, पंखा के नीचे आओ, ठंडक ठंडक ठंडा ठंडा फील होता है कि नहीं होता है? क्यों? इवेपोरेशन के कारण। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है भाई? सुराही का पानी क्यों ठंडा हो जाता है? सुराही में रखा हुआ पानी छेद रहता है, ठीक बोल रहा है। जब कुम्हार जो पॉटर जो होता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, जब मिट्टी को ये करते रहता है, मिट्टी को आकार देता है ना, तो उसमें कुछ पुआल भूसा वगैरह मिला देता है, ठीक है, भूसा स्ट्रेंथ देने के लिए उस समय, ठीक है। अब उसके बाद जब पकाता है उसको आग पे, तो उसमें जो भूसा रहता है वो क्या हो जाता है, जल जाता है। तो हल्का हल्का छिद्र, पोर्स बन जाता है सुराही में, है ना। सुराही में क्या बन जाएगा, छोटा छोटा पोर्स बन जाएगा। यही कारण है कि जब देखो सुराही के एकदम बीच, मान लो कि ऐसे सुराही है, ठीक है, यहाँ पे एकदम पानी डालो, फिर भी एकदम कि थोड़ा बहुत बाहर नहीं पानी गिरे, और उसके बाद पूरा पानी, उसके बाद कुछ देर के बाद देखोगे कि बाहर में भी लगेगा कि गीला गीला है। क्यों? क्योंकि ये पोर्स से ही पानी क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब देखो ये पानी जब बाहर आया तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के कारण इस घड़ा के आउटर सरफेस पे जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इस इवेपोरेशन के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और बर्फ में ठंडा हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, कोई भी चीज ठंडे परिवेश में रखोगे तो ठंडा होगा ना भाई, ठंडा होगा, ठीक है। चलो 2-4 क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो पिछले एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग का देख लो, सुन लो, एई में ही आया हुआ है भाई, तुम्हारे एई का ही क्वेश्चन निकाल के दिए हैं। ऐसे देखोगे तो जितना बात बोले हैं हर एक लाइन क्वेश्चन है, समझे। द टेम्परेचर, गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर shows the same value is, ये कर लेना, अभी बताए थे ना एक फॉर्मूला, C/100 इक्वल टू F - 32/180, आज ही तो बताया ना। उसमें से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबको सेट करके देख लो, आएगा क्या आंसर, -40 आएगा, -40। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, द लैटिन, ये देखो बताए थे ना, सिंसिया का मतलब क्या है, ये 2024 में ही आया हुआ है, 2024 का ही होगा, देख लेना यही 2-3 साल का अपना क्वेश्चन निकालोगे ना, 2-3 लास्ट एग्जाम का, तो मिल जाएगा सारा। सिंसिया वर्ड जो है वो उसका मतलब क्या होता है, नॉलेज, ठीक है। चलिए, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे होता है 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। अब देखते हो फीवर आता है तो बोलता है कि 99, पहले हम समझते थे कि 100 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, इसका बुखार 102 कैसे हो गया, 104 कैसे हो गया। बचपन में जब फ़ारेनहाइट के बारे में नहीं पता था, ठीक है, सिर्फ इतना जानते थे कि पानी का क्वथनांक यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, हम भी तो कोई बच्चे थे। कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, इसमें से कौन केमिकल चेंज है बताओ। कुकिंग ऑफ फूड है कि नहीं है, भोजन पक जाएगा तो फिर से उसको वापस के रूप में लाया जा सकता है, चावल से भात बन गया तो भात से फिर चावल बन सकता है नहीं, तो ये केमिकल चेंज है
है। डाइजेशन ऑफ फूड है, एकदम है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं, बर्फ से फिर पानी लाया जा सकता है ना, तो ये फिजिकल चेंज है। वाटर ही हीटेड अप, ये भी गलत है। वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर से फिर जो वाटर लाया जा सकता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए एंड बी, यानी 1 एंड 2 कोई है ना? चलो, द टेम्परेचर, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए सिंगल गैस, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेने के लिए। कोई था नहीं, तुम्हारी एग्जाम में आया हुआ यही वाले। The volume occupied by a single gas in a mixture at the same temperature and pressure is referred to as the single gas volume. फिर से सुनो क्वेश्चन। The volume occupied by a gas by a single gas, मान लो दो चार गैसेज का है, जो क्या है, एक मिक्सचर है, दो चार गैसेज का एक मिक्सचर है, उसमें किसी एक गैस का जो वॉल्यूम होगा किसी टेम्परेचर पे, किसी खास प्रेशर पे, उसको क्या बोला जाएगा? दो चार गैसेस का मिक्सचर है, उसमें किसी एक पार्टिकुलर गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे क्या बोला जाएगा? वॉल्यूम याद करो, बताए थे, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु की धारिता को उसका क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु जितना जगह घेरता है उसी को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर, पार्शियल वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनना, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर ये कभी होगा? टोटल वॉल्यूम का मतलब सारा गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा। एक तो यहां से गलत, एब्सोल्यूट वॉल्यूम होता नहीं होगा, पार्शियल वॉल्यूम यही तो होगा, पार्शियल वॉल्यूम होगा। तीन चार को अगर कोई मिल करके कोई अगर कुछ बना रहा है, उसमें एक का जो वॉल्यूम होगा उसका पार्शियल वॉल्यूम होगा, उसको टोटल वॉल्यूम का, यही ना होगा। यही आंसर, यही सोल्यूशन सही है। ठीक है, ये तो मैं, ये मत सोचना कि कुछ होता होगा, ये जो लग रहा है सही वही सही है, बस खत्म। नहीं, चलो, when steam is converted into water, internal energy of the system, जब स्टीम को कन्वर्ट किया जाता है वाटर में, स्टीम यानी गैस से क्या रहा है? पानी। वाटर जो है वो गैस से किस में कन्वर्ट कर रहा है? बोलो, लिक्विड में। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? अभी हम पढ़ाए थे, दिमाग लगाओ, आज ही का क्लास में बताए। लैटेंट हीट बताए हैं। लैटेंट हीट जिसके पास रहेगा उसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ये बताओ। हीट जिसके पास रहेगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। तो जिसके पास लैटेंट हीट है उसके पास एनर्जी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। गैसेस के पास लैटेंट हीट रहता है कि नहीं रहता है? पढ़ियो, गैसेस के पास लैटेंट हीट रहता है ना भाई। तो गैस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? यानी लैटेंट हीट क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है ना? लैटेंट हीट खत्म हो रहा है यानी घट रहा है, तो क्या होगा? उसका एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? अरे फिर से सुनो, गैसेज है, गैस के पास वाटर वेपर है, वेपर के पास लैटेंट हीट है ना भाई, याद है ना? किस, ऐसे ही तुमको अगर मान लो कि गर्म पानी से जला दिया जाए और भाप से जला दिया जाए, रोटी बनाती हो जी? बनाती हो, गोल बनता है पक्का? थोड़ा बहुत, अभी तक थोड़े बहुत। भाप से कभी जला है हाथ? तावा से जला है? कौन ज्यादा बर्न फील करवाता है, तावा वाला कि भाप वाला? ना, भाप वाला, क्योंकि भाप के पास क्या होता है? ज्यादा लैटेंट हीट होता है, ज्यादा एनर्जी होता है उसके पास। कभी जला करके देख लेना, जला करके देखना, पता लगेगा, है ना? जो भी लड़की सब देख रही है, जला करके देखना है। नहीं जी, नहीं जलाना। चलो, तो गैस के पास यानी वेपर के पास लैटेंट हीट होता है। जब वेपर टूटेगा भाई तब ना लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो लैटेंट हीट घटेगा ना भाई, जाएगा ना? तो लैटेंट हीट जा रहा है मतलब एनर्जी जा रहा है ना, एनर्जी जा रहा है मतलब एनर्जी डिक्रीज कर रहा है ना, क्या होगा? आई बात समझ में? आया कि नहीं आया? बोलो जोर से, तुम लोग जोश नहीं है जी, आवाज नहीं है। चलो देखो इधर, वेन स्टीम इज, हम क्या है? वेन स्टीम, पूरा क्लास है क्या?
व्हेन स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब स्टीम को पानी में कन्वर्ट किया जाता है, ये तो वही सेम क्वेश्चन है ना। व्हाई डज वाटर बॉयल एट ए टेम्परेचर बिलो 100 सेंटीग्रेड एट हाई एल्टीट्यूड। हाँ, जब पहाड़ों पे पहाड़ पे गए हो, कभी खाना वाना बनाया, पिकनिक बनाए हो भाई, गया के कोई हो, गया के, गया साइड के, जहानाबाद गया, कहाँ से हो आप, किधर, औरंगाबाद, आप मोतिहारी, आप मुजफ्फरपुर। पटना के बाद सबसे ज्यादा अगर डेवलप कर रहा है तो मुजफ्फरपुर ही कर रहा है, उधर गया कर रहा है ना, और उधर थोड़ा बहुत मोतिहारी भी तो किया, बापू धाम वगैरह। मोतिहारी में मेरा सेंटर गया था बीपीएससी का 2 बार, और दोनों बार ऐसा हुआ है ना कि मत पूछो, वो तो मेरे रिलेटिव से तो रहना पड़े तो होटल नहीं मिलता। हाँ? वहाँ आपकी तरफ एक दो सिनेरियो है, ये औरंगाबाद कौन, एक दो जगह, वो तो शेरशाह सूरी का तो है ही, उसी ने रखा था ना पाटलिपुत्रा, ये पटना का, पटना सॉरी पाटलिपुत्रा से पटना कौन नाम रखा था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के टाइम में ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था यहाँ, पॉलिटिकल सिचुएशन सबसे स्ट्रांग बना था चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के बाद, शेरशाह सूरी के टाइम। ये देखिए पहाड़ों पे, हम गया में रहता तो गया में बराबर पहाड़ है, सुने हो, बराबर पहाड़ पे है, तो शंकर जी का मंदिर है, हम लोग सावन में जाते थे जल डालने, जल डालने तो और अलग बात है, एक्चुअली घूमने जाते थे हम लोग सावन में, ठीक है, कि एक आध दिन तो घूमने का साल में मौका मिल जाता है विद परमिशन। तो पहाड़ों पर जो पानी जल्दी बॉयल होने लगता है, क्यों, क्योंकि पहाड़ों पर जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, एयर क्या होगा, डेंसर से रेयरर होते जाता है, देखते हो ना पहाड़ पे जो लोग जाता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है ना, क्योंकि हवा धीरे धीरे रेयरर होते जाती है, तो हवा रेयरर होते जाएगी तो हवा का प्रेशर भी क्या होते जाएगा, चार आदमी मिलकर के कितना प्रेशर, चार आदमी मिलकर के जितना प्रेशर लगाएगा, क्या दो आदमी मिलकर के उतना ही प्रेशर लगा सकता है, कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, चार आदमी जितना फोर्स लगाएगा वो ज्यादा होगा, कि सेम वेट का सेम है जो कैपेसिटी का उतना ही दो आदमी लगाएगा तो ज्यादा होगा, चार आदमी लगाएगा तो हवा जब ज्यादा रहेगी तो ज्यादा प्रेशर लगाएगी, ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो हवा रेयर होते जाती है, हवा कम होते जाती है, तो हवा कम हो रही है, इसका मतलब कि हवा कम हो रही है, इसका मतलब हवा का प्रेशर कम हो रहा है, और ऊपर जब जाते हैं तो प्रेशर कम होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लिक्विड का कम हो जाता है, यानी खाना वगैरह बॉयल तो लिक्विड बॉयल बहुत जल्दी करने लगेगा, लेकिन पकेगा सिझेगा देर से, ठीक है। तो क्या होगा, ड्यू टू atmospheric pressure decreases hence the boiling point comes down। एक चीज और याद सीखो, जनरली द लार्जेस्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, लार्जेस्ट जो स्टेटमेंट होता है वो जनरली क्या होता है, सही ऑप्शन, जनरली मतलब सामान्यतः हम बोल रहे हैं, ठीक है, समझे, तो ना समझ में आए। दूसरा, अगर कैलकुलेटिव मैथ्स वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें अगर कुछ ना समझ में आए तो ए मार के चलाना, जनरली ए ही सही हो, हम देखे हैं ऐसा, मेरा अनुभव बता रहा, सही बात, तुमको तुक्का मारना ही है, निगेटिव तो ऐसे भी जाएगा, मतलब निगेटिव तो है नहीं, तुम तुक्का मारोगे अगर तुम कोई हार्ड क्वेश्चन मिल गया, ऑप्शन ए मार के आओगे। अगर एकदम पहले एलिमिनेशन मेथड लगाना, हिंदी इंग्लिश देखना, बहुत सारा सब चीज से थक जाओ, कोई ना और पता चल रहा है ना छोर पता चल रहा है, तो ए ऑप्शन मार के आ, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन है, कोलाइडल सिस्टम, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सिस्टम इन एक्सप्रेस्ड इन फॉग, आज ही बताया भाई, फॉग में क्या होता है, लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर, वाटर इन एयर रहता है ना, तो लिक्विड इन गैस है कहीं है। चलो चलो, इफ एन देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, आज ही देखियो, इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर इन half a liter of water, then which of the following physical quantity will not change, कह रहा है फिर से, एक अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम चीनी घुला हुआ है, किसमें, 100 ग्राम चीनी घुला हुआ है आधा लीटर पानी में, और कैसा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड, 3 वर्ड पकड़ में आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि देन विच ऑफ द, क्या, then which of the following physical quantity will not change, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, मास, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, वॉल्यूम, क्या होगा,
अनसैचुरेटेड है भाई मेरे, जितना उसको पेट में खाना चाहिए। ऐसे देखो ना, 4 रोटी का भूख है, ठीक है, 2 ही रोटी खाएं, मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा जी, मेरा मास बढ़ेगा कि नहीं? 2 रोटी मेरे अंदर चला गया तो मेरा मास बढ़ेगा कि नहीं? कुछ बढ़ेगा कि नहीं? ऐसे देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, मेरा मास बढ़ेगा ना? या 4 केला हम खा लेंगे तो मेरा मास बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना? चलो, तो ये मास पे तो असर पड़ेगा, कंसंट्रेशन पे भी असर पड़ेगा, पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, चलो डेंसिटी पे भी पड़ेगा, वॉल्यूम पे नहीं पड़ेगा। देख लेना, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी मिलाकर देखना, पानी है जो भागता नहीं है, चीनी कहाँ मिल जाएगा? जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें मिल जाएगा, वॉल्यूम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, हो गया। चलो एक दो और है, क्रोमेटोग्राफी का यूज किस लिए होता है अभी बता, कलर, है ना? क्रोमा का मतलब ये होता है कलर, क्रोमा का मतलब कलर। कैम्फर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैम्फर पेपर फ्रॉम सॉलिड कैम्फर इज कॉल्ड, ये भी कल हम लोग देखे थे, सब्लिमेशन देखे थे ना? चलो और है, चलिए बाकी आप देख लीजिए क्या है 6500 में क्या आ रहा है, ठीक है। और आप क्विज चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, अच्छा कंप्लीट कोर्स है, बहुत सस्ता है यार, 6500, इतना में तो दरोगा का एक वो है जो बैच से जो लगता है कि 10-12 हजार में, तुम लोग यही का है जो पढ़ रहे हो 6500। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, आदाब, जो भी है, फिर मिलते हैं कल हम लोग, है ना? हाँ, कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है? चलो, सर को बोल दो ऑफ करने को।